कारपोरेट के कर्जे माफ किए जा चुके हैं, तब सरकार की बैलेंस शीट खराब नहीं हुई क्या? 30% कारपोरेट टैक्स की जगह 15% कारपोरेट टैक्स किया जाए, तब सरकार की बैलेंस शीट खराब नहीं हुई क्या? और सबसे बड़ी बात, अरबों खरबों का लेके रास्ते बनाए गए, अच्छे डांबर के रास्ते खोद के सीमेंट के रास्ते डाले गए, जहां जरूरत नहीं थी वहां पे भी कंक्रीट डाला गया, तब सरकार की बैलेंस शीट नहीं बिगड़ी क्या? आवाज़ इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे स्टूडियो में जाने माने विचारक, चिंतक और स्वयं जो किसान हैं ऐसे अमिताभ पावड़े सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन की। हम सब जानते हैं, खबरों में हम देख रहे हैं कि किसान दिल्ली कूच करने के लिए बेताब हैं। उन्होंने ऐलान भी किया था, लेकिन शंभू बॉर्डर जो पंजाब और हरियाणा के बीच में जो आता है, वहाँ पर उन्हें रोका गया है। और लगातार खबरें ऐसी आ रही है कि पुलिस में और उनमें काफ़ी जो है एक द्वंद्व है। आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, उन्हें रोकने की भरपूर कोशिश की जा रही है। तो सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से सरकार किसानों को ट्रीट कर रही है, हम देख रहे हैं जिस तरह के विजुअल्स आ रहे हैं कि किसानों को रोकने की तमाम कोशिशें हो रही है, कील लगाए जा रहे हैं, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, वॉल लगाई गई है। आपको क्या लगता है कि सरकार का जो ये रवैया है, सरकार जिस तरह से किसानों को रोकने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ उनसे बातचीत भी जारी है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? पहले तो सभी आवाज इंडिया के दर्शकों को सादर जय भीम, जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय महात्मा फुले, जय फातिमा बाई आणि जय सावित्री माई, सभी को नमस्कार। और मैं इस सिलसिले में आवाज़ इंडिया का पहले तो आभार व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील विषय को आपने हाथ लगाया है। क्योंकि जो आदमी हमारे थाली में रोज रोटी डालता है, आज उसी के ऊपर हम आंसू गैस के गोले बरसा रहे हैं, उसको राजधानी में आने से मना कर रहे हैं। देखिए, ये जिस तरह से सरकार का बिहेवियर रहा है, वो अत्यंत असंवैधानिक रहा हुआ है। ये तानाशाही का, हुकुमशाही का प्रतिबिंब अपने, शायद मैं कहने में कोई गलत नहीं होगा, मेरा तो जन्म नहीं हुआ था, लेकिन जो भी हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, इस तरह बुराई से तो अंग्रेज सरकार भी कभी पेश नहीं आई, जिनको हम कहते थे कि बहुत अत्याचारी है। लेकिन किस किस संविधान में लिखा है कि आप रास्तों में कील ठोकिए? मैं नहीं समझता कि किसी संविधान निर्माता ने सरकार को यह अधिकार दिया है कि रास्तों में कील ठोके या रास्ते बंद करे। और किसाना का जो नैसर्गिक अधिकार है अपनी आवाज उठाने का, वो लोकशाही में यदि दमन किया जा रहा है, तो ये अत्यंत लोकशाही के विरोध में है। ये कहीं तो भी तानाशाही है, हुकुमशाही है और दमनकारी चक्र वापर किया जा रहा है। जी, बिल्कुल। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये तानाशाही है, हुकुमशाही है और संविधान में इस तरह का कोई प्रावधान भी नहीं है कि किसानों को जो उनका आंदोलन से रोका जाए। सरकार की तरफ से दलील दी जा रही है कि अगर जो एमएसपी की बात किसान कर रहे हैं, जो प्रमुख उनका मुद्दा है कि एमएसपी दी जाए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो सरकार का ये कहना है कि अगर एमएसपी हम देते हैं तो जीडीपी का 17 लाख रुपया जो है वो 17 लाख करोड़ रुपए जो है वो इसमें चला जाएगा। तो सरकार की बैलेंस शीट खराब हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। सरकार का ये दलील है, सरकार का ये तर्क है। आप किस तरह से देखते हैं इस बात को? लाखों करोड़ कारपोरेट के कर्जे माफ किए जा चुके हैं, तब सरकार की बैलेंस शीट खराब नहीं हुई क्या? 30% कारपोरेट टैक्स की जगह 15% कारपोरेट टैक्स किया जाए, तब सरकार की बैलेंस शीट खराब नहीं हुई क्या? और सबसे बड़ी बात, अरबों खरबों का लेके रास्ते बनाए गए, अच्छे डांबर के रास्ते खोद के सीमेंट के रास्ते डाले गए, जहां जरूरत नहीं थी वहां पे भी कंक्रीट डाला गया, यस। तब सरकार की बैलेंस शीट नहीं बिगड़ी क्या? 1 लाख करोड़ का कर्ज लेते हुए बुलेट ट्रेन के लिए, और वो कभी वसूल नहीं होगा, जो 55 लाख करोड़ होता उस समय, आज 83 लाख करोड़ हुआ है। किस चीज के कारण? सिर्फ डॉलर के गिरने से। तब सरकार की बैलेंस शीट खराब नहीं हुई क्या? और हर शहर में जो मेट्रो लॉस में चल रही है, उससे सरकार की बैलेंस शीट नहीं खराब हुई क्या? सिर्फ किसान जो आपके थाली में अनाज डाल रहा है,
वो भी दुनिया के सबसे सस्ते दामों में। उसी के समय आपकी बैलेंस शीट खराब होती है। ये कौन से इकोनॉमिस्ट है? ये बेवकूफ अनपढ़ गवार लोगों की सरकार है। क्योंकि इसका कारण मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सबके आवाज इंडिया के सभी दर्शकों से पूछना चाहता हूं, कृषि प्रधान देश में कितने विषयों में आपने किसानी पढ़ी है मूलभूत शिक्षा में? एग्जैक्टली। और जो पढ़े लिखे इकोनॉमिस्ट खुद को कहलाते हैं, सब अनपढ़ गवार है। क्योंकि किसानी पढ़े ही नहीं तो कृषि प्रधान देश में अनपढ़ गवार ही हुए ना, अंगूठा छाप हुए ना ये लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अनपढ़ गवारों की सरकार है, इसलिए इनको अनाज का मूल्य नहीं समझता है। वो चाहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रोटी डाउनलोड की जा सकती है क्या? नहीं। फिर ये सवाल ही कहां से आता है बैलेंस शीट खराब होने का? देखिए, आज आप समझ लीजिए, किसानों ने पहला आंदोलन किए बराबर, क्या आपने उसको पनिशमेंट दी हुई है? क्या शिक्षा दी हुई है आपने? 600 किसान मर गए थे उस आंदोलन में। 600 किसान मर गए, लेकिन शिक्षा सभी किसानों को क्या दी गई है? आप समझ लीजिए इसको, बहुत बड़ी बात है ये। जैसे ही आप किसानों का आंदोलन खत्म हुआ, 80 करोड़ लोगों को पिछले 3 साल से और अगले 5 सालों तक, 8 सालों तक के फोकट में अनाज बांटा जाएगा। 80 करोड़ समझ लीजिए ये कितने बड़े आंकड़ा है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए की जनसंख्या 32 करोड़ है, एवं आपके यूरोपियन यूनियन की लोक संख्या जो है वो 50 करोड़ है। ये दोनों को जोड़ दिया जाए, यूएसए और यूरोपियन यूनियन, ये दोनों प्रगत राष्ट्रों को जोड़ दिया जाए तो 80-82 करोड़ होता है। उतने लोगों को हम 8 सालों तक फोकट में अनाज बांटने वाले। ये है शिक्षा। 3 कानून वापस लेने के बाद जो सरकार ने किसानों को शिक्षा दी हुई है, ये दी हुई है। और क्यों दी है? तो इसीलिए दिए गए हैं, जब सरकार अनाज फोकट में बांटी 80 करोड़ लोगों को, तो मेरा 40 रुपए का गेहूं कौन खरीदेगा? राइट। इसलिए मजबूरन मेरे को एमएसपी के नीचे दाम से बेचना पड़ेगा। और एमएसपी से बेचने के लिए कानून बनाने को तो सरकार तो तैयार नहीं है, और बाजार तो बैठा है मेरे को गिधड़ों की तरह नोचने के लिए। बिल्कुल। और इसीलिए मैं चाहता हूं, अपील करूंगा पूरे देशवासियों से कि सरकार के ऊपर प्रेशर लाए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यदि मिल जाए, किसान के पास पैसा आ जाता है, यदि वो थोड़ा बहुत भी मुनाफा कमा लेता है, तो वो कुछ स्विस बैंक में नहीं जमा करेगा ये कारपोरेट सामान। वो आएगा बाजार में, टीवी खरीदेगा, मोटरसाइकिल खरीदेगा, घरों के लिए ईटा, रोड़ा, सीमेंट खरीदेगा और इस देश की इकोनॉमी बढ़ाएगा। और ध्यान में रखिए, ये जो अभी भी ये बजट में भी आपने 11 लाख करोड़ कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर में डाला हुआ है, उसमें किसानों का क्या शेयर है? कहीं आपने बड़े बांध देखे हुए, तालाब देखे उनके लिए? आज पीने के पानी के लिए बंबई में भी हालात खराब है। हाँ बिल्कुल। पानी के ऊपर क्या खर्चा कर रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। देखिए, हम लोग वाटर स्ट्रेस कंट्री में हैं। 1700 क्यूबिक मीटर से नीचे होंगे तो 1486 क्यूबिक मीटर आ जाए हमारा। और धीरे धीरे हम वाटर स्केर्सिटी के 1000 क्यूबिक मीटर के नीचे जाने की कगार पे। ऐसे माहौल में पानी पे खर्चा नहीं करूं मैं, जो किसानों के काम का है, और सिर्फ रास्ते बना के जाऊं, बोरवेल से भूगर्भ का भी पानी खींच के खत्म कर दूं वहां की किसानी, तो मैं इसको शिक्षा नहीं कहूंगा किसानों के लिए। इसीलिए खिले ठोके जाते रास्ते में कि किसान सच ना बोले, कहीं आके पूछे नहीं इनसे सवाल कि इतना कर्जा किया 205 लाख करोड़ का, वो कहां खर्चा किया हुआ है, किसानों को क्या फायदा हुआ है। जो कृषि प्रधान देश में किसानों के ऊपर खर्चा करने की बात आती है, तो कहां खर्चा किया जाता है? मेट्रो हो गई, बुलेट ट्रेन हो गई, कौन सा किसान बैठने वाला है उसमें? ये मुठ भर कारपोरेट के चंटू बंटुओं के लिए खर्चा हो रहा है, इसीलिए देश के ऊपर कर्जा गिर रहा है। इसका थर्मोमीटर पता चलता है भारतीय मुद्रा की स्थिति यूएस डॉलर के कंपैरिजन में। 83 रुपए का $1 हो गया है। इस तरह से नीचे गिरते जाएगी हमारी शाख, तो निश्चित ही मुद्रास्फीति की स्थिति आएगी। और मुद्रास्फीति का दूसरा नाम महंगाई है। महंगाई डायन तो वैसे भी खाई जा रही है। नहीं, लेकिन एक दिक्कत ये भी है किसान आंदोलन के साथ में कि इस पर ये आरोप भी लगते हैं कि
ये केवल पंजाब के किसानों का आंदोलन है, पूरे भारत के लोग इसमें सम्मिलित नहीं है। और दूसरा जो खेतीहान मजदूर जो है उनकी आवाज़ नहीं उठाई जाती, केवल जो किसान होते हैं, जो सदन किसान है, उन्हीं का आंदोलन है, इस तरह की भी बातें आती है। आप उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये लड़ने की प्रवृत्ति जो है वो चिरकाल से ही उत्तर में पंजाबियों की और उनकी रही है। वो अत्याचार नहीं सहन करते। अच्छा। वो मुगलों के खिलाफ भी सिख धर्म के माध्यम से खड़े हुए थे। हम्म। वो अंग्रेजों के सबसे ज्यादा आप देखें तो अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा फांसी अभी सिखों को ही दी है, पंजाबियों को ही दी है, राइट। उत्तर में ही गई हुई। तो लड़ने की प्रवृत्ति अत्याचारों के खिलाफ वहीं पे विकसित हुई है। अब जो राज्यों ने कभी युद्ध देखे ही नहीं, वो लड़ेंगे कैसे? और दूसरी बात, वहां पे काफी सधनता है, तो लड़ने के लिए पैसा भी है। ऐसा भी है, एग्जैक्टली। विदर्भ का किसान क्या त्रस्त नहीं है? विदर्भ में सबसे ज्यादा आत्महत्या है, सबसे अधिक लेकिन विदर्भ का किसान उठ के खड़ा ही नहीं हो सकेगा तो लड़ेगा क्या? एग्जैक्टली। देखिए, फर्क समझ लीजिएगा। लड़ना तो ये भी चाहता है, कोई मरना नहीं चाहता है। कोई किसान खुशी से आत्महत्या नहीं करता है, मजबूरन अगतिक होकर आत्महत्या करता है। वो भी लड़ना चाहता है, उसको भी समझ में आता है कि उसका इनकम भी निगेटिव में है। हम लोगों यहाँ कपास का किसान की बात करूंगा मैं, 5 क्विंटल से ज्यादा पैदावार नहीं होती है। 60 रुपए किलो का यानी 6,000 रुपए क्विंटल से आज बिक रहा है। सालाना आय उसकी 30,000 है, महीना उसका 2,500 पड़ता है, रोज उसका 80 रुपया के करीब पड़ता है। 4 लोगों को उसको फीड करना है। सिर्फ मात्र 20 रुपया उसका सकल उत्पन्न है। इसमें से यदि खर्चा निकालूं या खुद की उसकी रोजी भी निकाल दूं 300 रुपए, तो माइनस में इनकम जाता है। और यही है अर्थशास्त्र आत्महत्या का। आदमी कैसे लड़ पाएगा, आप बताइए? हाँ, बिल्कुल। जिसके जेब में ही नहीं, उल्टा वो कर्जे के बोझ के नीचे दबा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी बिल के नीचे दबा हुआ है, ऐसा आदमी तो उठ ही नहीं सकता, तो लड़ेगा क्या? और जो हम लोग किसानों के पढ़े लिखे बेटे हैं, हम लोगों ने तो उसको एकदम ही छोड़ दिया है मरने की कगार पर। मैं सभी से पढ़े लिखे किसान के बेटों से आग्रह करूंगा, हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि उसकी लड़ाई आप लड़िए। यह अर्थव्यवस्था जान लीजिए, ये किस तरफ झुक रही है, किसको फायदा करा रही है और किसका खून चूस रही है। देश की सरकार ने जो स्वामीनाथन है उनको भारत रत्न से नवाजा, लेकिन किसानों का यह आरोप भी है कि स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट्स है वो किसानों के जो पक्ष में है उसे लागू नहीं कर पा रही है सरकार। तो क्या है इस रिपोर्ट में कि जिससे किसानों को बेनिफिट हो सकता है? मैं इसको शुरुआत करते समय थोड़ा सा और पीछे लेके जाना चाहता हूँ। 1970 में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन अपनी चरम सीमा पे था, तब भी किसानी के प्रॉब्लम आ रहे थे। और वैसे तो भारत को कोई नया बात नहीं। जब अमेरिका से PL 480 नाम के अत्यंत अपमानास्पद इससे अनाज अमेरिका से आता था, जो सुअरों को खिलाया जाने वाला अनाज भारतीय खाते थे, तो किसानों की दिक्कतें तो पहले से रही हुई है और इसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स की जरूरत भी थी। इसीलिए एक नेशनल कमीशन फॉर एग्रीकल्चर, राष्ट्रीय कृषि आयोग करके बना हुआ था। 1970 में गठित हुआ, 1976 में उसका संसद के पटल पर रखा गया। 76 से आज हम लोग 2023 तक है। इस कृषि प्रधान देश के संसद में कृषि प्रधान सांसदों को टाइम ही नहीं मिला 46-47 साल में कि वो खोल के देखा जाए कि पढ़ा जाए। वो करीब 15 वॉल्यूम में है। अच्छा, ये बहुत बड़ी विडंबना है। देखिए, आप समझ लीजिए, हम लोग सब स्वामीनाथन आयोग की बात करते लगते राष्ट्रीय कृषि आयोग जो 15 वॉल्यूम में है, बाल की खाल निकाल के कृषि प्रश्नों को हल किया गया है, उसमें उसको खोल के देखने की भी तस्दी ये सांसदों ने, कृषि प्रधान देश के सांसदों ने नहीं की। परिणामतः आज किसान आत्महत्या के कगार पे है। स्वामीनाथन आयोग की आपने बात की, स्वामीनाथन आयोग तो 2004 में गठित हुआ, 2006 में इसको संसद पटल पे रखा गया। ये राष्ट्रीय कृषक आयोग, नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स है। 70 वाला नेशनल कमीशन फॉर एग्रीकल्चर था, जो बहुत ही विस्तृत और बहुत अच्छा आयोग है वो।
उसके ऊपर भी चर्चा नहीं हुई। 2004 में गठित हुआ, 2006 में संसद पटल पे आया, 6 और आज 23 में 17 साल हो गए, ना इसके ऊपर चर्चा हुई और ना ही इसके बारे में कुछ बात किया जाता है। हाँ, फेंका जाता है, जुमला कसा जाता है कि स्वामीनाथन आयोग का हमने ये कर दिया। स्वामीनाथन आयोग में क्लियर कट रखा हुआ है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को अमूलाग्र बदल करने की जरूरत है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए। और उसमें फिर बदलने के बाद में उसमें फिर आप 50% प्रॉफिट जोड़िए। क्या होगा इससे? किसान के जेब में कुछ पैसा आएगा। पैसा आने के बाद में वो स्विस बैंक नहीं भेजने वाला, वो बाजार में आएगा खरीदी का, इसमें इससे इकोनॉमी ग्रो होने वाली है। इसलिए किसान को यदि दाम दोगे आप, तो वो वापस फिर से सर्किट में आके इस देश की अर्थव्यवस्था को ही बढ़ावा देगा। बिल्कुल। कहीं कोई घर में दबा के रखने वाला नहीं है, क्योंकि वो जो किसानी व्यवस्था आप देखोगे तो बहुत ही भूखी है, उसमें हर तरह के प्रोडक्ट की डिमांड है, और वो डिमांड के लिए हम जब सप्लाई करने जाएंगे, इस देश की अर्थव्यवस्था द्विगुणित होगी। क्योंकि हम लोगों की लोक संख्या कर 140 करोड़ है। मैंने अभी आपको बताया कि यूएस और यूरोपियन यूनियन की दोनों मिला के 80 करोड़, आधी के आसपास में है वो। ये इतनी प्रचंड बड़ी अर्थव्यवस्था, लेकिन हम लोगों की बाइंग कैपेसिटी जो है बहुत कम लोगों की है। हाँ, पर कैपिटा इनकम भी काफी कम है। 10-15% लोगों की पर कैपिटा इनकम ऐसी है कि जिसकी बाइंग कैपेसिटी अच्छी है। बिल्कुल। और जब हम लोग बात करते हैं कि पर कैपिटा इनकम की, हम कहाँ पे हैं? बांग्लादेश से भी पीछे है। मेरे पास उसके आंकड़े मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि क्या है कि 2612 यूएस डॉलर्स का है आईएमएफ के हिसाब से, 140 नंबर पे हम। यानी इस तरह हमको ढोल पीट के बताया जाता है कि जीडीपी में हम 5वें क्रमांक के सबसे रईस अर्थव्यवस्था है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की भी बात कर रहे हैं हम, वो उस पे भी आता हूं मैं। लेकिन आज हम कहाँ हैं? 140। बांग्लादेश 139 पे है, 2621 डॉलर के लेके। यदि आप 5 ट्रिलियन की बात की अभी, 5 ट्रिलियन होने के बाद में भारत की पर कैपिटा इनकम कितनी होगी? तो 3552 रुपए, 3552 रुपए। ठीक है। अभी यहाँ पे भी विडंबना है, कहाँ पे पहुंचेंगे आप? तो भूटान की आज पर कैपिटा आय जो है वो 3500 है। अच्छा, ठीक है। उसका नंबर है 130। और 129 जो नंबर है, 130 हो गया भूटान का 3500। हम भूटान और डिगबोटी नाम का एक देश है, उसका 3770। उनके बीच में आएंगे आप, कहीं 130 और 29 के बीच में आएंगे, यानी कुछ ज्यादा फर्क पड़ना नहीं। ओके। तो कुल मिला के जो हम देखा जाए तो जो सारी नीतियां सरकार की होती है वो केवल कारपोरेट सेक्टर के लिए ही बनी होती है, देश के किसान या मजदूर उनके लिए नीतियां नहीं बनी है। इसी का परिणाम यह है कि भले ही इकोनॉमी में हम लोग कहें कि हम जीडीपी में 5th नंबर पे है, लेकिन जब उसको पर कैपिटा इनकम में देखें या फिर लोगों की आय के तौर पे देखें तो हम लोग काफ़ी पीछे हैं। तो मैं अंतिमतः ये जानना चाहूँगा कि ये जो सरकारी नीतियाँ हैं ये किस तरह से बने कि जो किसान हो या मजदूर हो या फिर जो सामान्य वर्ग के लोग हो उनको इसका बेनिफिट मिले। देखिए, जो संवैधानिक लोकशाही हम लोगों ने चुनी हुई है या हम जिस पर चल रहे हैं, उसमें कहीं पे भी कारपोरेट इलेक्शन फंड का जिक्र नहीं था। देखिए, ये शिफ्ट ऑफ इकोनॉमी कैसे हुई या समाजवाद से इनको तकलीफ क्या है? ये शब्द से इशू है, क्या क्या तकलीफ है? समाजवाद से तकलीफ है कि समाजवाद में लोगों का कल्याण देखा जाता है, राइट। और अभी जो चीज चल रही है जिसको कैपिटलिज्म कहा जाता है, उसमें सिर्फ पूंजीवादियों का कल्याण देखा जाता है। आप देखिए ना, यानी ग्रोथ किस सेक्टर में बढ़ी है, तो टॉप 10% में आपको ग्रोथ दिखेगी, वेल्थ की भी ग्रोथ दिखेगी और इनकम का भी। लेकिन नीचे के जो 80% लोग हैं, 80% लोग हैं, वो तो हैंड टू माउथ है आज। बिल्कुल है, सही बात है। और जो यानी 80 करोड़ में से तो उसको तो कि ऐसे हालात में है जिनके हाथों को काम भी नहीं है और उनके पास खाने के लिए भी पैसा नहीं है। सही बात है। यानी ये अच्छा हो गया सरकार ने एक कबूली दे दी कि ये शासन काल में
हम लोगों ने इतने लोगों के रोजगार छीन लिए कि 80 करोड़ लोग तो अपना रोजगार से पेट भी नहीं भर सकते। बिल्कुल सही बात ये काफी अच्छा काम किया कि लोगों को बता दिया कि 80 करोड़ लोगों को हमने बिल्कुल रोजगारहीन बना दिया है। बिल्कुल, हाँ। लेकिन वो 80 करोड़ के बाद में भी ये तो हो गया बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पॉवर्टी में जीने वाली। लेकिन उसके बाद में भी जैसे 80 करोड़ लोगों को देने के बाद, अनाज देने के बाद में हम लोग कहाँ हैं, तो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स दिखाता है। देखिए समझ लीजिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स पिछले साल हम लोग 125 देशों में 107 क्रमांक पे थे। अब 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देने के बाद में हम लोग ऊपर जाना चाहिए कि नीचे जाना चाहिए? नीचे जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग अभी 107 से 111 पे धकेले गए। अच्छा। यानी भूखमरी और बढ़ गई है। इसका मतलब आपका जो ट्रिकलिंग डाउन, जो कि ऊपर वालों को यदि पैसा दे तो नीचे जाए, ऊपर वालों को पैसा दिया तो स्विस बैंक में ही जाता है, ये यहाँ की सरकार को शायद मालूम नहीं है, या तो मालूम भी है तो वो कारपोरेट इलेक्शन फंड के कारण चुप बैठी हुई है। बिल्कुल। तो ये था, तो ये इस तरह से हमने अमिताभ पावड़े सर से बात की और किसानों की दुर्दशा किस कारण होती है इसको समझा जाना, और किस तरह से सरकार की जो नीतियाँ होती है वो कॉरपोरेट को ज़्यादा प्रभावित करती है, समाजवादी नीतियाँ नहीं होती। इसलिए जो है आज भी डिस्पैरिटी है, आज भी देश में 80 करोड़ लोगों को अनाज बांटा जा रहा है, और देश जो है अलग अलग जो इंडेक्स होते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे, उसमें हम हमेशा पीछे रह जाते हैं। तो सर आपने हमसे बातचीत की और किसान आंदोलन के बारे में, एमएसपी के बारे में, जो कमीशन एग्रीकल्चर के बारे में बना और जो फार्मर्स के बारे में बना, उस पर भी विस्तार से आपने हमसे बातचीत की। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू के माध्यम से आपका आईक्यू और ज़्यादा खुल गया होगा और समझ गए होंगे कि किसान आंदोलन क्या है और इसकी डिमांड क्या है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।